क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता है? क्या सिर्फ एक महीने पहले हुआ पीस एग्रीमेंट अब कचरे के डिब्बे में गया है? और बड़ा सवाल यह है कि कुवैत जैसे शांत गल्फ नेशंस अब वॉशिंगटन और तेहरान की इस डायरेक्ट और डेडली कॉन्फ्रंटेशन के सबसे बड़े बैटलफील्ड बन चुके हैं। दर्शकों, आज हम डिकोड कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से आ रही सबसे बड़ी, सबसे चिंताजनक और सबसे जरूरी जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट को। ईरान की मिलिट्री ने हाल ही में दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर एक और बहुत ही बड़ा अग्रेसिव और कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक किया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक इरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने और लार्ज नंबर ऑफ अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न कुवैत में सिचुएटेड कैंप दोहा पर ऐसा हमला किया है कि यूएस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मेन टारगेट्स थे यूएस आर्मी के क्रिटिकल एमिनेशन डिपोज और लैंड फोर्सेस कमांड सेंटर का लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट। अब अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो ये कोई छोटा मोटा स्कर्मिश नहीं है। अटैक का टाइमिंग और लोकेशन दोनों बहुत स्ट्रैटेजिक है। ईरान कह रहा है कि ये अटैक कुछ घंटे पहले ही किया गया, यानी सिचुएशन फिलहाल बहुत वॉलेटाइल है और ग्राउंड पर डैमेज कंट्रोल या रिटेलिएटरी प्रेप चल रही होगी। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा कि आखिर आग लगी कहां से। इस साल फरवरी में यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा जॉइंट ऑफेंसिव लॉन्च किया था। उस ऑफेंसिव के बाद से ही पूरे रीजन में एक गन पाउडर केग यानी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, वैसी तबाही है। ईरान ने तभी क्लियर वार्निंग दी थी कि वो ना सिर्फ यूएस मिलिट्री एसेट्स को डायरेक्टली निशाना बनाएगा, बल्कि उन तमाम गल्फ नेशंस को भी वार्निंग जोन में रखेगा जो अमेरिकन फोर्सेस को अपने यहाँ एयर बेसेस या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने दे रहे हैं। और कुवैत का नाम सबसे ऊपर था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच पिछले महीने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू देखा गया। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मीडिएट किया और यूएस और ईरान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया था। अब इस एमओयू का मकसद था टेंशन्स को खत्म करना और एक लास्टिंग पीस एग्रीमेंट तक पहुंचना। पूरे ग्लोबल मार्केट और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने राहत की सांस ली थी कि शायद एक बड़ा रीजनल युद्ध टल गया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में शांति अक्सर एक छोटी सी खामोशी होती है, किसी बड़े तूफान से पहले की। पिछले ही हफ्ते वर्ल्ड के सबसे सेंसिटिव ऑयल ट्रांजिट रूट स्टेट ऑफ होर्मुज में दोनों देशों के बीच दोबारा क्लैशेस शुरू हो गए। आमने सामने की फायरिंग और लोकल अटैक्स ने उस पाकिस्तान मीडिएटेड पीस डील की धज्जियां उड़ा दी। और अब कुवैत के कैंप दोहा पर हुए ये ड्रोन स्ट्राइक इस बात का सबूत है कि डिप्लोमेटिक डोर्स लगभग बंद हो चुके हैं। अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और ईरान अपनी ड्रोन्स मिसाइल से ऐसा हमला कर रहा है कि यूएस याद रखेगा। ईरान अब यूएस को मिडिल ईस्ट से उखाड़ फेंकना चाहता है, जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ईरान के लिए अब असंभव नहीं लग रहा है। आपको समझना होगा कि कैंप दोहा की सिग्निफिकेंस क्या है। कैंप दोहा कोई ऑर्डिनरी चेक पॉइंट या छोटी मोटी मिलिट्री पोस्ट नहीं है। यह हिस्टोरिकल रूप से और स्ट्रैटेजिकली भी यूएस आर्मी के लैंड ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स का एक नर्व सेंटर माना जाता है। अगर ईरान सच में वहां के एम्युनिशन डिपोज और कमांड सेंटर के लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट को हेवीली डैमेज पहुंचाएगा और उसमें कामयाब हो गया, इसका मतलब है कि यूएस मिलिट्री की इमीडिएट ग्राउंड रेडीनेस और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान की ये स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर दिखती है। वो यूएस की फायरिंग पावर पर डायरेक्ट अटैक करने के बजाय उनके लॉजिस्टिक्स, फ्यूल, एम्युनिशन और कमांड स्ट्रक्चर को वीकनिंग टारगेट बना रहा है। ड्रोन्स का मास यूज करना यह भी दिखाता है कि ईरान एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट यानी ओवरवेल्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादातर ड्रोन्स हिट कर सके। इस वक्त दुनिया के सामने दो सबसे बड़े और डिसाइसिव सवाल है। पहला सवाल, वॉशिंगटन डीसी का अगला कदम क्या होगा? प्रेसिडेंट और पेंटागन इस अटैक को बिना किसी जवाब के नहीं छोड़ सकते। क्या यूएस अब ईरान के अंदर उनके ड्रोन लॉन्च साइट्स और आईआरजी बेसिस पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स करेगा? अगर यूएस ने ईरान के मेनलैंड पर डायरेक्ट अटैक किया तो ये कॉन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच की लिमिटेड वॉर नहीं रहेगी, बल्कि एक फुल ब्लोन रीजनल कैटास्ट्रोफी बन जाएगी। दूसरा सवाल, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी गल्फ नेशंस का क्या होगा?
ये वो देश हैं जो पिछले कुछ सालों से अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब जब ईरान ने कुवैत के अंदर घुसकर यूएस बेसिस को हिट किया है तो इन गल्फ नेशंस के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो गया है। अपने ही अस्तित्व की लड़ाई खड़ी हो गई है। क्या इनका लैंड अब दो सुपर पावर लेवल फोर्सेस के बीच का फायरिंग रेंज बन जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज और गल्फ में मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा तय है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक बड़ा स्पाइक देखा जा सकता है, जिसका असर इंडिया समेत दुनिया भर के इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा। डिप्लोमेसी फिलहाल बैक सीट पर है। पाकिस्तान या कोई और न्यूट्रल मीडिएटर अब क्या रोल प्ले कर पाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एमओयू के टूटने के बाद दोनों साइड्स में ट्रस्ट डेफिसिट अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। अब ये दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। सिचुएशन एस्केलेशन इतनी तेज है कि अगले 24 से 48 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक लिमिटेड टैक्टिकल एक्सचेंज रह जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट में धकेला जाएगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। पेंटागन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट किया जा रहा है और ईरान के अगले मूव्स पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। उसने कोई 20,000 के करीब स्पेशल फोर्सेस और मरीन्स वहां भेज दिए हैं, अभी भेज देनी इलाके के आसपास जी। ठीक है, उसे आप क्या कर लोगे? आप आइलैंड पकड़ लोगे तो वो जो आइलैंड है आपका खर्ग आइलैंड जिसकी बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब दुहाई दे रहे हैं, वो 15 किलोमीटर दूर है ईरान के तट से। वहां से अपनी तोपें चलाकर भी वो उस आइलैंड को परखच्चे उड़ा सकते हैं। जो भी ट्रूप्स आप उस आइलैंड पे डालेंगे उनका वापस आना, निकल के बच के आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप फालतू अपने ट्रूप्स मराने की आपको बड़ी तिलमिलाहट हो रही है कि मैंने मराए नहीं, ज्यादा अमेरिकन बॉडी बैग कोई खास आए नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक बोल रहे थे कि आपने 19 साल दिए और प्रेसिडेंट्स को लड़ने के लिए, मेरे को 4 महीने नहीं दे रहे। आप इलेक्शन किस स्लोगन पे जीत के आए थे? नो फॉर एवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर, मैं सब बंद कर दूंगा। आते ही तुमने शुरू किया है और ऐसी लड़ाई बढ़ेगी। 4 महीने हो गए, कहीं अंत नहीं दिख रहा और डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है। अब ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहेगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर समझते हैं कि वो अमेरिकन पब्लिक जाए भाड़ में, मैं तानाशाह हूं, मैं कुछ भी करा लूंगा, तो इलेक्शन जीतना तो भूल जाओ साहब। अभी डिक्टेटरशिप नहीं बनी है अमेरिका पूर्ण रूप से। जी, लेकिन सर अब यही एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आ रहा है, जिस हिसाब से रशिया ने पहले भी खबर आ रही थी कि मार्च अप्रैल में जब जंग चल रही थी तो इंटेलिजेंस दे रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स थी कि वो ईरान को इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। आज खुले तौर पे तेहरान को प्लेन भेज दिया गया है, ऐसा प्लेन भेज दिया गया है जो रशिया के पास भी काफी लिमिटेड है।
तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जाते दिख रहे हैं? क्योंकि रशिया तो खुलेआम अब सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी बैक चैनल से सपोर्ट कर रहा था, और जो रशिया और चाइना के साथ साथ ईरान का साथ देना जो जंग की शुरुआत से चलता आ रहा है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक कदम है? वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है आपको यहां से? बिल्कुल सुनाई दे रही है, उसमें शक क्या है। देखिए, लड़ाई जो यूक्रेन में है वो इंटेंसिफाई होगी, क्योंकि आपने पीस टॉक करते रूस को ऐसे छेड़ा है, रूस के ऊपर आपने वार पे वार करते रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी दे के आप उसकी रिफाइनरीज को ठुकवा रहे हैं। ऐसी हालत रूस में पैदा कर दी है कि उसे भारत से पुतिन को मांग करनी पड़ी कि मेरे को रिफाइंड ऑयल और डीजल और पेट्रोल भेजिए, और हम भेज रहे हैं, वहां से चीन भेज रहा है। ठीक है, तो आप मतलब पीस टॉक का बात करते हैं, लेकिन पूरा नुकसान पहुंचाने की चेष्टा अमेरिका की है, यूरोप की है, और वो अब रूस को उन्होंने इतना बोरिया दिया है, बौखला दिया है पुतिन को, कि वो एस्केलेट करेगा यूक्रेन में, और टिट फॉर टैट आपको वो जवाब देगा ईरान के जरिए। ठीक है, और ईरान को दोनों चीन और रूस इंटेलिजेंस सपोर्ट देते आए हैं, टारगेटिंग सपोर्ट वाया बिदियाऊ सैटेलाइट, ग्लोना सैटेलाइट, जीपीएस जो इनके हैं, उससे टारगेटिंग इंफॉर्मेशन पूरी देते रहे हैं। और अब तो बात हो रही है कि रूस जो है ईरान को Su-35 जेट फाइटर्स देने वाला है, और S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल देने वाला है, जो गेम चेंजर हो सकता है जी। उसके बाद अमेरिका का एयर अटैक करना आसानी से फिर आसान नहीं होगा साहब। अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। जी जी। तो अब सर ये एक तो लड़ाई तो बढ़ती ही दिख रही है, और बढ़ने में प्रॉब्लम यह है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रही तो दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश बिल्कुल सर्टन है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो आपके पास लीवे थी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की, वो खत्म हो चुकी है। अब आएगा असली कष्ट, और इसलिए अब जरूरी है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोले, अपनी चतुराई दिखाते दिखाते ये कि हम तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज साउथ से खोल देंगे और भाड़ में जाए ईरान, एमओयू जाए भाड़ में, ये तो हम बेवकूफ बनाने के लिए कर। तो आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? आप अपना और दुनिया का बेवकूफ बना रहे हैं। झूठ और फरेब की भी कोई हद होती है। Why did you sign the MOU if you had no intention of abiding by it? इतना बड़ा बड़ा काले अक्षरों में साइन क्यों किया आपने, जबकि डे वन से आप उसको तोड़ने पे आमादा थे? हमने तो बेवकूफ बनाया। स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करना था, वहां पैसे भी कमा रहे हैं कि मैं प्ले करूंगा स्टॉक मार्केट्स, प्ले करूंगा प्राइस ऑफ ऑयल, तो फिर ये साहब खेल बड़ा महंगा पड़ जाएगा दुनिया को। ये तो आप गिठान बांध के चलिए, और ये तबाही करने पे तुले हैं दुनिया की इकोनॉमी की, और कर रहे हैं। चतुराई से बाज नहीं आएंगे, ईगो इनकी अड़ गई है, क्योंकि जहां इन्होंने अकलमंदी का काम पहली बार किया अपनी सेकंड टर्म में कि ये सीज फायर की डील साइन कर दी, लोगों ने बोला आपने सरेंडर कर दिया, दूसरे दिन से उसको तोड़ने पे आमादा हो गए, तुल गए। तोड़ के छोड़ा है जी, तोड़ के छोड़ा, भी आपको दिखा दी, दूसरे ने भी दिखा दिया। आप तोड़ोगे तो ठीक है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। सर अब हमने अमेरिका के पर्सपेक्टिव से तो समझ लिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो सरासर बेवकूफी थी, पूरी दुनिया को अब फिर से ऑयल क्राइसिस की तरफ धकेल दिया। लेकिन अब यहां ईरान के अंदर खामिनी की मौत का बदला लेने की भावना है। मुज्तबा जी ने ऐलान किए हैं कि जब तक बदला नहीं लेंगे शांत नहीं बैठेंगे, हिट लिस्ट जारी की है। अब यहां से ईरान का आगे का रास्ता क्या है? ईरान यहां से आगे जंग कैसे लड़ेगा? एज ए डिफेंस एक्सपर्ट भी ईरान के पास की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अब कितनी बची हैं, कितना दमखम अब उनके पास बचा है इस जंग को लड़ने के लिए, और वो कितना खींच सकते हैं? देखिए, ईरान ने शुरू से कह दिया था कि आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार हो, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार, इतना हमारे पास है।
पहले अंदाज था कि ईरान के पास कुल 1,500 से 2,000 मिसाइल है। लड़ाई के बीच में ये अंदाज CIA ने बदली किया, बोला साहब कम से कम 3 से 4,000, 2,000 3,000 से ज्यादा मिसाइल हैं, 80,000 के करीब ड्रोन। तो ये 80-90 प्रतिदिन, 50-60 प्रतिदिन फायर करते रहे तो ये तो चल सकते हैं महीनों महीनों। और क्या दुनिया चल सकती है महीनों महीनों और पेट्रोल बंद होने के बाद? गल्फ ऑफ हॉर्मुज के ये प्रॉब्लम है ना। क्या अमेरिका की इकोनॉमी कितनी देर चल सकती है अगर ये ओवरऑल ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई फिर से? तो यही तो अमेरिका के CEOs ऑयल कंपनीज के डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे थे, और पहली बार उसको समझ आई कि मैंने क्या बेवकूफी करी है, आई विल हैव टू शट इट डाउन। प्रॉब्लम उसकी ये है कि ना इजराइल बंद करना चाहता है और ना अमेरिका के अंदर जो ज्यूइश ज़ायनिस्ट लॉबी है वो अमेरिका को लड़ाई बंद करने देगी। सवाल अब ये है कि उस लॉबी को भी समझना पड़ेगा कि इसका अंजाम क्या है, कहां जाके रुकेगा ये। ईरान को मारने की हवस कहां जाके रुकेगी कि दुनिया की इकोनॉमी सत्यानाश हो जाए साहब, हम तो ईरान को मार के छोड़े। तो चलिए कर लीजिए साहब आप भी, और दुनिया की इकोनॉमी और आपकी खुद की इकोनॉमी जाएगी चूल्हे में। सर एक सवाल और उठता है सर यहाँ पे। ईरान ने हर जगह हमले कर दिए, अभी जब से ये फिर से जंग शुरू हुई है पिछले 48 और 72 घंटे में उन्होंने क्या कहते हैं हर जगह अपने सारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो जॉर्डन हो चाहे कुवैत हो, हर जगह हमला किया, पर इजराइल पर अब तक कोई हमला नहीं किया। और वहीं मैं एक स्पेकुलेशन पढ़ रहा था कि इजराइल पर अब तक हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि इजराइल पे ईरान कोई बहुत बड़ा घातक या तो केमिकल वेपन से या न्यूक्लियर लाइक हमला करने की सोच सकता है, और अब थोड़ी देर और ये खींचातानी करेगा यूएसए गल्फ स्टेट से, फिर इजराइल के ऊपर चुपचाप हमला करेगा। ये मैंने एक थ्योरी भी पढ़ी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी पढ़ी। आपको इस पे क्या लगता है कि अब तक इजराइल को कोई जवाब क्यों नहीं दिया है? सीज फायर टूट गया है, मेमोरेंडम खत्म हो चुका है, क्यों? उसने पहले जवाब दिए थे, पहले उसने इजराइल के को भी टारगेट किया था, अब वो टारगेट कर रहा है अमेरिकन बेसिस को, क्योंकि जो हमले शुरू हुए हैं अमेरिका ने शुरू किए। इजराइल ईरान के ऊपर जो डायरेक्ट अटैक शुरू हुए हैं वो अमेरिका ने शुरू किए, इसलिए कुवैत में, इराक में जो भी अमेरिकन बेसिस, जॉर्डन में, उसने अच्छी तरह से उनको पलटवार किया है। और अगर इजराइल ने भी थोड़ी मंदी लाई है अपने लेबनान के हमलों में, दोबारा शुरू करता है तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इजराइल के ऊपर भी हमला करेगा। नंबर 2 चीज ये है कि अमेरिका अपने बेसिस, अपनी अमेरिकन की जान से ज्यादा वो इजरायली जानों पे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। रॉकेटों की गड़गड़ाहट, आसमान चीरती क्रूज मिसाइलें और अब निशाने पर फौज के कैंप नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टैंक कंपनी का वो डेटा जिस पर खरबों का कारोबार टिका है। मिडिल ईस्ट का बारूद अब सिर्फ सरहदों पर नहीं झुलस रहा, ये सीधा हमारी और आपकी डिजिटल दुनिया की गर्दन पर आ पहुंचा है। ईरान के सबसे खतरनाक लड़ाके IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेज़न के दिल पर हमला कर दिया है, और उधर वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की फौज ने लगातार 10वीं रात ईरान के मिसाइल ठिकानों को शमशान बना दिया है। ये दो देशों की झड़प नहीं है, ये महायुद्ध का वो नया और विभत्स रूप है जहां न तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है और ना ही सुपर पावर अमेरिका के सैनिक। अगले कुछ मिनटों में देखिए इस खूनी जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी। बात सीधे मुद्दे की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। तस्नीम न्यूज और प्रेस टीवी के हवाले से IRGC ने ऐलान किया है कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में बने अमेज़न के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ कई क्रूज मिसाइलें दाग दी है। तेहरान की सफाई तो सुनिए, उनका कहना है कि अमेरिका ने डार्क होवन में आम नागरिकों और निर्माणाधीन इमारतों पर जो बम बरसाए थे, ये हमला उसी की सीधी और खूनी रसीद है। ईरान का दावा है कि अमेज़न के उस विशाल परिसर को नेस्तानाबूद कर दिया गया है। सोचिए, अगर इस दावे में 1% भी सच्चाई निकली तो इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान अब अमेरिका की आर्थिक और तकनीकी रीढ़ पर प्रहार कर रहा है।
लेकिन अमेरिका इस दावे को साफ खारिज कर रहा है। ना तो पेंटागन और ना ही किसी स्वतंत्र एजेंसी ने बहरीन में अमेज़न की किसी बिल्डिंग के तबाह होने की पुष्टि की। लेकिन अमेरिका सिर्फ बातों से जवाब नहीं दे रहा, समंदर और आसमान दोनों जगह से बारूद बरस रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि रविवार देर रात उन्होंने ईरान के खिलाफ लगातार 10वीं रात सबसे भयंकर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड्स, नौसैनिक बेड़े, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री कमांड सेंटर्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। अमेरिका का सीधा मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी मूंछ ऊंची रखना और ईरान को उन जहाजों पर हमला करने से रोकना जो दुनिया भर में तेल पहुंचाते हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि इस रास्ते पर समुद्री आवाजाही अभी भी जारी है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान का दावा है कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर दिया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने एक साथ कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि इन दावों की भी पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इस वक्त एक दहकते हुए तंदूर में बदल चुका है और इस बारूद के खेल में जान गंवा रहे हैं बेकसूर सैनिक। पेंटागन ने जॉर्डन में हुए ईरानी हमले में मारे गए 2 अमेरिकी जाबाजों की तस्वीरें जारी कर दुनिया को झकझोर दिया है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फिहान, वहीं दूसरा जवान है पायलट इसाबेला गोंजालेस। 19 साल के इसाबेला की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 25 साल के टाइलर ने इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली। और इस हमले के बाद से एक तीसरा अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तरी इराक में गिराए गए एक ईरानी ड्रोन का अनफटा बम निष्क्रिय करते वक्त हुए धमाके में एक और अमेरिकी सैनिक की जान चली गई और एक बुरी तरह घायल। इस जंग की शुरुआत से लेकर अब तक 17 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिकी फौज पर खतरा किस कदर बढ़ चुका है। इस बढ़ते मौत के आंकड़े के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर अड़े। ट्रंप ने इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का बचाव करते हुए साफ कहा है कि ईरान को हर हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना होगा, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मामला अब सिर्फ 2 फौजों की जंग का नहीं रहा है। जब मिसाइलों के निशाने पर फौजी छावनी के साथ साथ ग्लोबल टेक कंपनियां, डेटा सेंटर्स और कमर्शियल रास्ते आने लगे तो समझ जाइए कि महायुद्ध अब आपके और हमारे डिजिटल वजूद को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। ईरान का सीधा प्रहार या वॉशिंगटन का पलटवार? क्या अमेज़न पर हुआ ये हमला उस तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है जिसकी जद में अब मिसाइलों से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ आने वाला है? या फिर डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम ईरान का नामो निशान मिटा देगा? मिडिल ईस्ट की जंग में अब वो हथियार निकल चुका है जिसके सामने आते ही वॉर रूम्स का नक्शा बदल जाता है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने जॉर्डन की सीमा की तरफ अपनी सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें सेजल दाग दी है। ये कोई मामूली रॉकेट नहीं है, ये तेहरान के शस्त्रागार का वो दैत्य है जिसे ईरान सिर्फ और सिर्फ आखिरी युद्ध के लिए बचाकर रखता है। जॉर्डन में सायरन चीख रहे हैं, इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट सन्न है। सवाल एक ही है, क्या ईरान ने सीधी और विनाशकारी जंग का ट्रिगर दबा दिया? आइए इस पूरे हमले का एक एक सच डिकोड करते हैं। घटनास्थल है जॉर्डन का अकाबा शहर। ये इलाका इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी शहर इलात से बिल्कुल सटा हुआ है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख इसी संवेदनशील इलाके की तरफ था। पलक झपकते ही जॉर्डन की राजधानी अमान समेत कई इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। जॉर्डन के एयर डिफेंस ने तुरंत अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। इन मिसाइलों को आसमान में ही छिन्न भिन्न कर दिया गया, जबकि चौथी मिसाइल एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में जाकर गिरी। गनीमत ये रही कि इस हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। आप समझिए कि इस एक मिसाइल का नाम आते ही हड़कंप क्यों मच गया। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल होता है जिसे भरने में घंटों लगते हैं और अमेरिकी सैटेलाइट्स उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन सेजल 2 का गेम बिल्कुल अलग है। ये 2 चरणीय ठोस ईंधन पर चलती है, यानी इसे मोबाइल लॉन्चर से किसी भी वक्त सिर्फ 2 मिनट की तैयारी में फायर किया जा सकता है। दुश्मन को संभलने का टाइम ही नहीं मिलता। तेहरान में बटन दबाओ और पूरा इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस इसकी जद में आ जाते हैं। ये अपने साथ 1500 किलोग्राम का बेहद विनाशकारी वॉर हेड ले जा सकती है। ईरान का इस मिसाइल को बाहर निकालना इस बात का सीधा सबूत है कि वो अब अपने घातक हथियारों से वार करने के मूड में। हमले के तुरंत बाद जमीनी स्तर पर भारी अफरा तफरी मच गई। अमान में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया जिसमें गंभीर खतरे की बात कही गई। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई कि अकाबा का एयरपोर्ट और बंदरगाह खाली कराया जा रहा है। हालांकि जॉर्डन सरकार ने तुरंत स्थिति को संभाला और इन खबरों को खारिज किया। उन्होंने साफ किया कि एयरपोर्ट या सी पोर्ट का काम नहीं रुका है और स्थितियां नियंत्रण में।
ये पूरी घटना ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी व्यापक संघर्ष का हिस्सा है। इराक और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और जवाब में अमेरिकी सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही। इस पूरे खेल में सबसे बुरी स्थिति जॉर्डन की ही है। जॉर्डन अमेरिका का साथी है, लेकिन उसकी लाचारी तो देखिए। ईरानी मिसाइलें उसके सिर के ऊपर से गुजर रही है। अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए उसे अपने ही आसमान में इन मिसाइलों को फोड़ना पड़ रहा है। तो क्या सेजुल का ये हमला केवल एक शक्ति प्रदर्शन था, या फिर तेहरान ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई रेड लाइन बाकी नहीं बची है? जब ईरान जैसे देश अपने सबसे गुप्त और विनाशकारी हथियार निकालने लगे तो समझ लीजिए कि जंग अब काबू से बाहर हो रही। आपकी इस पर क्या राय है? क्या इजराइल इस हमले का जवाब सीधे तेहरान पर हमला करके देगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.